How fast is climate change happening? The Arctic is warming 4 times faster than rest of our planet. Scientists measured temperatures last year that were the second highest in more than 100 years. रिसेंटली एक स्टडी में पाया गया है कि आर्कटिक रीजन बाकी दुनिया के मुकाबले 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है और हर डेकेड के साथ यहाँ का टेम्परेचर 0.75 डिग्री सेल्सियस और बढ़ रहा है। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2035 तक यहाँ का सारा आइस मेल्ट हो जाएगा। अब जितनी तेजी से ये आइस मेल्ट हो रहा है उतनी ही तेजी से ये अपने पीछे एक वॉर की पॉसिबिलिटी छोड़कर जा रहा है। आइस मेल्ट होने के बाद जो इस रीजन से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज निकलेंगे उनको क्लेम करने का वॉर। और इस लड़ाई में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 8 देश लगे हुए हैं। रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और यूएसए। ये तो वो देश हैं जो आर्कटिक रीजन में लाए करते हैं। इसके अलावा चाइना भी अलग अलग तरीकों से इसको क्लेम करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर ये आर्कटिक रीजन का आइस इतनी तेजी से मेल्ट क्यों कर रहा है और आखिर इसमें से ऐसे क्या रिसोर्सेज निकलेंगे जिसको क्लेम करने के लिए ये 8 देश आपस में लड़ने के लिए भी तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष बंसल और आज की वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि जब इस अमाउंट का आइस मेल्ट होगा तो आप पर और मुझ पर इसका कितना असर पड़ेगा और इन रिसोर्सेज को जिसको ये सारी कंट्रीज क्लेम करना चाहती हैं असल में उसका असली दावेदार कौन है, यानी कि हु एक्चुअली ओन्स द आर्कटिक। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही इंसाइटफुल और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आर्कटिक रीजन अर्थ के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट और नॉर्थ पोल के सेंटर में लाई करता है। इसका एरिया 14.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है जो कि मोस्टली ग्लेशियर्स और आइस शीट से ढका हुआ रहता है। इनफैक्ट विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। अभी तक जब सनलाइट आर्कटिक रीजन पर पड़ती थी तो वो आइस से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, पर अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ का आइस मेल्ट हो रहा है तो वही सनलाइट जो पहले रिफ्लेक्ट हो जाती थी अब आइस मेल्ट होने के बाद जो ओशन में पानी बचा है वो इसे एब्जॉर्ब कर रहा है। सनलाइट एब्जॉर्ब होने के कारण ओशन हीट अप हो रहा है जिसकी वजह से उसके आसपास का आइस और ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहा है। इस फिनोमेना को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये खुद को ही कॉम्प्लीमेंट करता है। जितनी तेजी से आइस मेल्ट होगा उतना ज्यादा ओशन बढ़ेगा, जितना ज्यादा ओशन बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी जिसकी वजह से उतनी ही तेजी से उसके आसपास का आइस मेल्ट होगा। ये तो बात हुई कि आइस क्यों मेल्ट हो रहा है। अब बात करते हैं कि इस आइस के नीचे से निकलेगा क्या। 2008 के एक यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आर्कटिक रीजन के आइस के नीचे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज हैं और जिस कंट्री के भी हाथ में रिसोर्सेज लग गए उस देश की किस्मत बदल जाएगी, इकोनॉमी बदल जाएगी और पूरे वर्ल्ड में इज्जत बदल जाएगी। इस सर्वे के हिसाब से यहाँ दुनिया का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल है, यानी कि करीब 90 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। ये इतना तेल है कि इंडिया की करीब 40 से 50 सालों की जरूरतों को पूरी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ 30% अनडिस्कवर्ड गैस, कीमती मेटल्स और एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, गोल्ड, डायमंड्स, एक्सट्रीमली रेयर मिनरल्स और फिशरीज सब कुछ है। इनफैक्ट ये दुनिया का वो आखिरी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहां सबसे ज्यादा रिसोर्सेज बचे हैं। पर एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों आपको 2021 का सुएज कनाल का किस्सा याद है जहां पर एक जापानीज ओन शिप एवर गिवन फंस गई थी। इस किस्से ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर ऑयल प्राइसेस तक सब पर इसका असर दिखा था। और जितने दिन भी ये शिप वहां फंसी रही थी हर दिन दुनिया को लगभग $10 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा था। आज की डेट में सुएज कनाल दुनिया के पूरे 12% ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हर साल यहाँ से करीब 20,000 से ज़्यादा शिप्स गुजरती हैं। वहीं आर्कटिक रीजन से पूरे साल में सिर्फ 100 शिप्स गुजरती हैं और इसका एक मेजर कारण है वहाँ की आइस शीट्स। अब तक साल में सिर्फ 2-4 महीने, बेसिकली मई से सितंबर तक ही यहाँ का सरफेस आइस कम रहता था जब कुछ शिप्स यहाँ से नेविगेट कर पाती थी और बाकी के 8 महीने ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ रहता था। अब अगर ये आइस क्लियर हो गया तो आर्कटिक सी रूट, जिसे नॉर्दर्न सी रूट भी कहा जाता है, वो सुएज कनाल के एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा और बिना किसी रुकावट के एशिया से यूरोप जाने तक का एक बिल्कुल क्लियर और काफी छोटा रास्ता प्रोवाइड करेगा। जहां आज नीदरलैंड्स के पोर्ट ऑफ रॉटरडैम से जापान के पोर्ट ऑफ योकोहामा का सुएज कनाल से होते हुए रास्ता 20,835 किलोमीटर का है, वहीं नॉर्दर्न सी रूट से ये दूरी सिर्फ 13,612 किलोमीटर की रह जाएगी।
यानी कि सुएज कनाल के कंपैरिजन में यहाँ से जाने पर कितना टाइम और कितना फ्यूल बचेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। और जिस भी देश के पास इसका अधिकार होगा या फिर जो भी कंट्री इस रूट को क्लेम करने में सक्सेसफुल हो जाती है, वो बाकी कंट्रीज से इसको यूज़ करने का मनचाहा टोल ले सकती है। मतलब आर्कटिक ओशन सिर्फ एक ओशन नहीं बल्कि एक ओशन ऑफ रिसोर्सेज है, और इसी खजाने को क्लेम करने के चक्कर में ये 8 देश लगे हुए हैं। अच्छा, अब तक इन कंट्रीज को यूएन की एक ट्रीटी ने रोक कर रखा हुआ था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके मुताबिक आर्कटिक में हर कोस्टल कंट्री का अपनी कोस्ट लाइन के 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर आगे तक ही हक होगा, और इस रीजन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाएगा। इस रीजन में वो कंट्री फिशिंग कर सकती है, माइनिंग कर सकती है, ऑयल के लिए डिग कर सकती है, मतलब जो मर्जी कर सकती है, पर बस इस रीजन के अंदर अंदर। और इसके आगे का जो ओशन होगा उसे कॉमन हेरिटेज फॉर ऑल मैनकाइंड कहा जाएगा, यानी कि इस पर सबका बराबर का हक होगा, और यहाँ पर कंट्री सिर्फ वही काम कर सकती हैं जिससे किसी और को दिक्कत ना हो, जैसे कि एक्सप्लोर कर सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं, नेविगेट कर सकती हैं, इस तरह की चीज़ें। पर अब जैसे जैसे आर्कटिक का आइस मेल्ट हो रहा है और सबको इसमें छुपे हुए रिसोर्सेज की कीमत नजर आ रही है, वैसे वैसे हर कंट्री इसको पूरी तरह क्लेम करने की कोशिश में लगी हुई है। इस पर सबसे पहले क्लेम किया था रशिया ने 2001 में, और कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 50% का। और इसका कारण ये है कि रशिया आर्कटिक के साथ सबसे ज़्यादा कोस्टलाइन शेयर करता है, पूरे 24,000 किलोमीटर्स की, जो कि आर्कटिक की 53% बाउंड्री है। इसके अलावा रशिया लॉ ऑफ सी के आर्टिकल 234 की मदद लेता है, जिसके मुताबिक जिस भी कंट्री की कोस्ट लाइन सी रूट के सबसे पास होगी उसका उस पर सबसे ज़्यादा हक होगा। बस शर्त यह है कि उस कंट्री को इस बात का ध्यान रखना है कि वहां आने जाने वाली शिप्स की वजह से कम पोल्यूशन हो, ताकि वहां पर मरीन इकोसिस्टम को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। यूएसए की बात करें तो ये एक आर्कटिक नेशन है इसलिए क्योंकि अलास्का अपनी कोस्ट लाइन आर्कटिक ओशन के साथ शेयर करता है, और 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रशिया से खरीद लिया था। समय समय पर यूएसए की शिप्स भी आर्कटिक ओशन में चक्कर लगाती रहती हैं, कभी रिसोर्सेज की तलाश में तो कभी अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए, जिसकी वजह से यूएसए और कनाडा में तू मैं चलती रहती है। 2013 में कनाडा ने भी आर्कटिक को क्लेम करने की एक अर्जी डाली थी, पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन ना होने की वजह से इस अर्जी को रिजेक्ट कर दिया गया। चलो, इन सारी कंट्रीज का तो फिर भी समझ में आता है ये आर्कटिक रीजन में बिलोंग करती हैं, पर 2018 में चाइना ने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर किया और अपनी एक नई आर्कटिक पॉलिसी को भी निकाला, ताकि वो यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए अपने एक्सपीडिशंस को शुरू कर पाए। और तो और इसमें रशिया ने भी चाइना का साथ दिया, ताकि रशिया और चाइना के रिलेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। अब अगर ये देखा जाए कि आर्कटिक में सबसे बड़ा दावेदार कौन है, तो यहाँ एडवांटेज रशिया के पास है, क्योंकि सबसे लंबी कोस्टलाइन होने के अलावा रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा आइस ब्रेकर्स हैं। ये वो शिप्स होती हैं जो स्पेसिफिकली आइस में नेविगेट करने के लिए बनाई गई हैं और आइस को चीरते हुए निकलती हैं। इनकी मदद से रशिया ना सिर्फ तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, बल्कि अगर उसकी कोई शिप फंस जाए तो बड़ी आसानी से निकाल भी सकता है। इसके अलावा रशिया ने पिछले कुछ सालों में यहाँ पर अपने मिलिट्री कैंप्स बनाए हैं, एयरफोर्स कैंप्स लॉन्च किए हैं, नेवल बेसिस तैयार किए हैं, और तो और स्पेसिफिकली इस रीजन के लिए अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज भी किया है। अब दोस्तों, ये बात तो तय है कि जहाँ ये सारे देश इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, वहीं इस बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि ये बाकी दुनिया के लिए कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। आर्कटिक रीजन में आज भी करीब 40 लाख लोग रहते हैं, और जब इस लेवल का आइस मेल्ट होगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा और उसके बाद बाकी दुनिया पर। अच्छा दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, आर्कटिक कहाँ हम कहाँ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, फ़र्क पड़ेगा। रिसेंटली एक स्टडी में पाया गया है कि ग्रीनलैंड की आइस शीट, जो ग्रीनलैंड के पूरे 80% एरिया को कवर करती है, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट के बेहद करीब पहुंच चुकी है, और जिस दिन भी ये मेल्ट हो गई हमारे सी लेवल्स 6 मीटर से राइज कर जाएंगे। 6 मीटर, इन 6 मीटर की कीमत मैं बताता हूँ दोस्तों। जिस दिन भी हमारे सी लेवल्स 6 मीटर से राइज कर गए ना, तो मुंबई डूब जाएगा, कोलकाता डूब जाएगा, जकार्ता, हांगकांग, ओसाका, टोक्यो, चिटागोंग, ये सब के सब पानी के नीचे पहुंच जाएंगे। अब बताओ, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? इसके अलावा आर्कटिक में करीब 5,500 तरह के एनिमल्स भी रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए आइस पर डिपेंडेंट हैं, और जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे सारे एनिमल्स अपने हैबिटेट को लूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पोलर बेयर्स को ही ले लीजिए। एक स्टडी के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो 21st सेंचुरी के एंड तक पोलर बेयर्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे।
फोर्ब्स के एक आर्टिकल के हिसाब से इन ग्लेशियर्स के नीचे भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव वेस्ट और सदियों पुराने वायरसेस भी एग्जिस्ट करते हैं और आइस मेल्ट होने के बाद जब ये वायरसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे तो इनका असर बेहद खतरनाक होगा और न जाने कितनी नई नई तरह की बीमारियां भी पैदा होंगी। दोस्तों एक बात तो तय है कि जिस दिन भी ये आर्कटिक का आइस मेल्ट हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़े होंगे और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कुछ नेशंस की इकोनॉमी के लिए अच्छा हो पर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बाकी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। वैसे आप ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या कर रहे हो कमेंट्स में बताओ और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।